रेबिका हत्याकांड में एक बहुत बड़ा सवाल है। पारिवारिक विरोध के बाद भी बगैर जांच किए बोरियो पुलिस ने रेबिका और दिलदार अंसारी की शादी थाने में क्यों करवाई? अगर पुलिस इस बेमेल रिश्ते की जांच कर लेती तो रेबिका और दिलदार के शादीशुदा होने की सच्चाई सामने आ जाती। जब अगुआ बनकर शादी करवाई तो अब हत्या की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सवाल झारखंड की महिला जनप्रतिनिधियों से। क्या झारखंड की महिला विधायक और सांसद रेबिका के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगी? क्या ये देवियां नारी शक्ति का प्रतीक बनेंगी? क्यों नहीं झारखंड की एक एक महिला जनप्रतिनिधि रेबिका को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ रही? आखिर अब नहीं तो कब? नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। नारी शक्ति है, संतोषी है, त्याग है, बलिदान है, जन्मदात्री है, फलदायिनी है, सम्मान है, साहस है, अभिमान है, गौरव है, जगत जननी है और सबसे अहम ममता की मूरत है। भारत जैसे देश में जहां नारी शक्ति की उपासना की जाती है, जहां नारियों की रक्षा के लिए नारी चंडी का रूप धारण कर लेती है, वहीं मरियम निशा के रूप में कुछ नारी ऐसी भी हैं जो नारी के ही खिलाफ हैवानियत की सारी हदें पार कर जाती हैं। आखिर अपना झारखंड पहले ऐसा तो नहीं था। पता नहीं झारखंड को बदनाम करने के लिए मरियम निशा जैसी महिला कहां से आकर यहां बस गई, जिसने हत्या की ऐसी घिनौनी साजिश रची जिसने झारखंड ही नहीं पूरे देश को दहला दिया है। ऐसी मानसिकता के लोग झारखंड के तो हो ही नहीं सकते, ना ही भारत के। मरियम निशा मुस्लिम महिला के नाम पर झारखंड के लिए वो कलंक है जिसने विलुप्त हो रही पहाड़िया जनजाति से आने वाली रेबिका पहाड़िया को मरवाने के लिए अपने ही भाई को 20,000 रुपए की सुपारी दे दी। उसके जल्लाद रूपी भाई का नाम है मोइनुल अंसारी। उसके बाद उस जल्लाद ने क्रूरता की ऐसी तस्वीर पेश की जो झारखंड के माथे पर कलंक का टीका लगा गया। पहले तो मरियम निशा का बेटा दिलदार अंसारी और उसके नाते रिश्तेदारों ने मिलकर रेबिका की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद रेबिका के शरीर से उस तरह चमड़ी उधेड़ी जैसे बकरे की उधेड़ी जाती हो। ये भी संभव है कि हत्या के पहले ही क्रूर यातना देने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी चमड़ी उधेड़ी गई हो। फिर इलेक्ट्रिक कटर मशीन और चॉपर से शव के 50 से भी अधिक टुकड़े किए गए। रेबिका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले फूलो छानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दुमका के डॉक्टर ने कहा है कि रेबिका के साथ जिस तरह की क्रूरता हुई उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हत्यारों ने रेबिका के शरीर से चमड़ी तक छील डाली। शव के जितने छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं उसे देखकर लगता है कि काटने में 7 से 8 घंटे लगे होंगे। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि रेबिका की हत्या के बाद दिलदार का मामा मोइनुल अंसारी इत्मीनान से बाजार भी गया। बाजार से वो टहलकर घर आया। हत्या के दूसरे दिन तक मोइनुल अपने घर पर था। जब बाजार में ये खबर फैली कि कुत्ते किसी इंसान का मांस खा रहे हैं, तब मोइनुल अपने घर से फरार हो गया। फरार होते समय पुलिस को अंधकार में रखने के लिए उसने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया ताकि वो ट्रेस न हो सके। इससे पता चलता है कि हत्यारों ने हत्या के पहले कितने ठंडे दिमाग से साजिश रची होगी। तभी तो उनके दिमाग में चमड़ी छीलने, सिर के टुकड़े करने का आइडिया आया होगा। हत्या से पहले ही तय कर लिया गया होगा कि हत्या के बाद रेबिका के शव को किस तरह ठिकाने लगाना है, उसे कहां कहां फेंकना है। रेबिका के शव के इतने टुकड़े शायद इसलिए किए गए कि उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया जाए ताकि कुत्ते आसानी से शव के उन टुकड़ों को खा जाएं। ये सब साक्ष्य छिपाने के इरादे से ही किया गया होगा। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कोई न कोई एक साक्ष्य जरूर छोड़ जाता है और रेबिका के हत्यारों के साथ भी यही हुआ। जब लोगों ने देखा कि कुत्ते इंसानी मांस खा रहे हैं तो हड़कंप मच गया। पुलिस तक सूचना गई। पुलिस सक्रिय हुई। वो खोजबीन में जुट गई। लाश खोजने के क्रम में पुलिस ने देखा कि कुत्ते पैर का हिस्सा खा रहे हैं। पुलिस ने उसे जब्त किया।
पैर का अंगूठा मिलने के बाद रेबिका की नेल पॉलिश से शव की पहचान की गई। जब रेबिका का शव पोस्टमार्टम के लिए गया तब डॉक्टरों के होश उड़ गए, उनकी आत्मा कांप गई। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों को रेबिका के 28 टुकड़े उपलब्ध कराए गए। इनमें कटा सर का टुकड़ा, फेफड़ा, 7 अंगुलियां, बाएं हिस्से की पसली, दोनों किडनियां जो आधी कटी हुई पाई गईं, बच्चेदानी, पेट का कटा हिस्सा आदि थे। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा पोस्टमार्टम किया है। दरअसल रेबिका और दिलदार अंसारी ने घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। जब घर वाले शादी का विरोध करने लगे तो दिलदार अंसारी रेबिका पहाड़िया को लेकर बोरियो थाने चला गया। बोरियो पुलिस ने आनन फानन में वाहवाही लूटने के लिए थाने में शादी करवा दी। उसने जरा भी नहीं सोचा कि आखिर घर वाले शादी का विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर बोरियो पुलिस रेबिका पहाड़िया के घर वालों से बातचीत कर लेती तो ये सच सामने आ जाता कि दिलदार अंसारी ने अपनी पहली पत्नी को अभी तक तलाक नहीं दिया है और वो उसी के साथ घर में रह रही है। वो शादी का विरोध कर रही थी। पुलिस की इसी लापरवाही ने रेबिका को असमय काल के गाल में ढकेल दिया। निश्चित रूप से जांच का एक कोण ये भी होना चाहिए कि आखिर बोरियो पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में दोनों की शादी क्यों करवा दी। थाने में दोनों के घर वालों को क्यों नहीं बुलाया, दोनों की काउंसलिंग क्यों नहीं की। रेबिका की पहली शादी 5 साल पहले ही हो चुकी थी और उसकी रिया नाम की एक 5 साल की बच्ची भी है। ऐसे में पुलिस को क्यों नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है। आखिर जब रेबिका के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि दिलदार अंसारी से उसकी शादी हो तो पुलिस ने शादी क्यों करवाई। पुलिस का ये तर्क हो सकता है कि रेबिका और दिलदार अंसारी बालिग थे, इसलिए उसने ऐसा करवाया। पुलिस ये भी तर्क दे सकती है कि रेबिका दिलदार अंसारी को प्यार करती थी, रेबिका बालिग भी थी, सो पुलिस वाले दो प्यार करने वालों के बीच में कैसे रोड़ा बन सकते थे, सो शादी करवा दी। अंतरजातीय और प्रेम विवाह करवाने की वाहवाही भी लूट ली। भले लड़का लड़की दूसरे धर्म से क्यों नहीं हो, भले ही लड़की के माता पिता विरोध ही क्यों न कर रहे हों, लड़का पहले से शादीशुदा क्यों न हो, लड़की के घर वाले क्या चाहते थे, क्या पुलिस को यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। दिलदार अंसारी के परिवार वालों की क्या राय थी, क्या ये भी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस के मन में शादी करवाने से पहले यह सवाल क्यों नहीं उत्पन्न हुआ कि गैर जातीय विवाह का क्या परिणाम हो सकता है। दिलदार अंसारी शादीशुदा होते हुए पहाड़िया जनजाति की लड़की रेबिका से क्यों शादी कर रहा है, क्या यह जानने की कोशिश पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी। पहाड़िया झारखंड की उन विशेष जनजाति में शामिल है जिनका सरकार विशेष ध्यान रखती है। इनकी भाषा, बोली और रहन सहन सभी अलग होते हैं। ये बाहरी लोगों से ज्यादा खुलते भी नहीं हैं। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि इन पर ध्यान देती रहे, क्योंकि ये एक ऐसी जनजाति है जो कहीं कहीं ही वास करती है, जो विलुप्त होती जा रही है। संथाल परगना में पहाड़िया या आदिवासी लड़की को प्रेम जाल में फांसकर मुस्लिम युवक द्वारा शादी करने का यह पहला मामला भी नहीं था। क्या पुलिस को ये नहीं पता कि वहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या धर्मांतरण और लव जिहाद के एंगल को पुलिस को नहीं देखना चाहिए था। क्या पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना नहीं है कि पहाड़िया जनजातियों की जमीनों को हड़पने के लिए वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा है। वे कौन लोग हैं जो इन्हें टारगेट कर रहे हैं। फिर भी बिना जांच पड़ताल के रेबिका और दिलदार की कैसे शादी करवा दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। रेबिका और दिलदार अंसारी अंतरजातीय विवाह कर रहे थे, घर की मर्जी के बिना शादी कर रहे थे। ये हकीकत थी, कोई फिल्म की कहानी नहीं थी। बच्चे बच्चियों के मामले में जन्म देने वाले माता पिता कोई मायने रखते हैं या नहीं रखते। अब जब बोरियो पुलिस ने शादी करवा दी तो उस शादी के हश्र की भी जिम्मेदारी पुलिस को लेनी ही होगी। जैसे अरेंज मैरिज में माता पिता जिम्मेदारी लेते हैं ना, कुछ भी होता है तो माता पिता को बच्चे दोष देते हैं। क्योंकि पुलिस ने रेबिका और दिलदार अंसारी की बेमेल शादी करवाई है तो अब रेबिका की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल पूछना जरूरी है। नहीं तो कई ऐसी रेबिका और होंगी जिन्हें कटने के लिए तैयार रहना होगा और जिनकी शादी पुलिस थाने में हुई होगी। झारखंड के संथाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो लव जिहाद की ओर इशारा करती हैं। आदिवासी महिलाओं से विवाह कर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है, उनकी संपत्ति को हड़पा गया है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उनकी हत्या तक कर दी गई है। क्या रेबिका पहाड़िया को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं बनाया गया, ये सवाल भी पूछना जरूरी है।
संथाल परगना के नेताओं ने अक्सर ये सवाल उठाया है कि यहाँ आदिवासी महिलाओं को इस्तेमाल कर सत्ता में जगह बना रहे हैं घुसपैठिए। आज संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए इस कदर हावी हो गए हैं कि इनका वहशीपन अब बाहर आने लगा है। वे खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर यहाँ के निवासी हो गए हैं। क्या वे बांग्लादेशी झारखंडियों का हक और अधिकार नहीं लूट रहे हैं? क्या अब समय नहीं आ गया है कि सरकार को यहाँ एनआरसी लागू कर देनी चाहिए? क्या संथाल परगना की जनता को आवाज नहीं उठानी चाहिए? सवाल बोरियो के विधायक रोबिन हेम्ब्रम से भी है। आखिर उन्होंने ऐसे अत्याचार पर चुप्पी क्यों साध रखी है? सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आखिर मुस्लिम, आदिवासी और पहाड़िया को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। क्या उनके कौम में लड़कियां नहीं हैं? जिस तरह से संथाल परगना की डेमोग्राफी बदली है, ऐसे में क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है? पूर्व की सरकार ने तो एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है कि झारखंड में करीब 15 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा इलाके में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रमाण भी मिल रहे हैं। इसमें राजमहल और बरहरवा का इलाका तो विशेष रूप से शामिल है। हाल के दिनों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण साहिबगंज का इलाका बेहद संवेदनशील बन गया है। सूत्रों की माने तो इस इलाके की करीब 10,000 एकड़ जमीन पिछले 7 सालों में खरीदी बेची गई है। हैरत की बात यह है कि इनमें से 95% सौदे स्थानीय महिलाओं के नाम पर हुए हैं, जिनके पति या पिता के रूप में किसी मुस्लिम का नाम है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि संथाल परगना आज संगठित अपराध के मामले में झारखंड का सबसे अशांत इलाका बन गया है। वर्ष 2021 में संथाल परगना प्रमंडल में 723 लोगों की हत्या हुई और बलात्कार के 404 मामले दर्ज किए गए। जब ये इलाका इतना संवेदनशील है तो पुलिस को थाने में शादी करवाने से पहले सतर्क नहीं होना चाहिए? ये सवाल तो अब पूछा जाएगा, क्योंकि झारखंड एक और रेबिका की जघन्य हत्या का कलंक अपने माथे पर नहीं ले सकता, क्योंकि झारखंड की संस्कृति ऐसी है ही नहीं। यहाँ इस तरह की निर्मम हत्याएं नहीं हुआ करती हैं। ऐसे मारकर शरीर के चमड़े को नहीं छीला जाता है, शरीर के 50 टुकड़े नहीं किए जाते हैं। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकी मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं। अब देखना यही है कि क्या रेबिका हत्याकांड महज एक खबर बनकर रह जाएगी, रोज रोज नए खुलासे की कड़ी बनकर रह जाएगी? क्या इस हत्याकांड से प्रशासन या झारखंड के लोग कोई सबक लेते हैं या नहीं? क्या झारखंड की महिला विधायक रेबिका पहाड़िया के लिए आवाज उठाएंगी या नहीं, या महज मीडिया बाइट्स में अपनी संवेदना व्यक्त करेंगी? अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, जोबा मांझी, सबिता महतो, अर्पणा सेन गुप्ता, पुष्पा देवी, डॉक्टर नीरा यादव, ममता देवी, सांसद गीता कोड़ा या केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, क्या रेबिका को न्याय दिलाने के लिए ये देवियां नारी शक्ति का प्रतीक बनेंगी? क्या रेबिका के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए ये जनप्रतिनिधि अपनी आवाज बुलंद करेंगी? ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं झारखंड की एक एक महिला जनप्रतिनिधि रेबिका पहाड़िया को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ रही? क्यों नहीं दुमका की बेटी अंकिता कुमारी को, जिसे शाहरुख हुसैन ने पेट्रोल छिड़क जिंदा जलाकर मार डाला, उसे न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ रही? आखिर अब तक इन महिला विधायक और सांसदों ने रेबिका के परिजनों के पास जाकर उनका आंसू क्यों नहीं पोंछा? व्यस्तता का बहाने से बात नहीं बनेगी। अब समय आ गया है जब देश की आधी आबादी अपने हक, सम्मान और अधिकार के लिए खुद आवाज बुलंद करे। आखिर अब नहीं तो कब? आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।